मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जब हम हमारे चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे जिसमें हमने आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं इनके बारे में जाना था कि आर्कियोलॉजिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो हमारे एंशियंट पास्ट को स्टडी करता है और उसको स्टडी करने के लिए वेरियस फैक्ट्स को मद्देनज़र रखता है और जहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर शायद अर्लियर पीपल रहे होंगे तो उन जगहों को खोदता है और उसको वहाँ से अगर एविडेंस मिलते हैं तो उसको डेसिफर करने की कोशिश करता है, उसको मतलब समझने की कोशिश करता है और उसके बेसिस पे ये पता लगाने की कोशिश करता है कि कोई भी चीज़ जो उसे मिली है वो कितनी पुरानी है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जब हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो उसमें वो दो सोर्सेज पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। दो सोर्सेज के बेसिस पे स्टडी करके वो हमारे हिस्ट्री के बारे में बता पाते हैं। पहला जो सोर्स होता है उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज और दूसरा रिसोर्सेज जो लिटरेरी रिसोर्स। लिटरेरी रिसोर्सेज यानी कि ऐसी हमारे पास टेक्स्ट होती हैं या बुक्स होती हैं जो कि पुराने समय में लिखी गई हों, उनको हम लिटरेरी रिसोर्स कहते हैं। और आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज जो पुराने समय में जो राजा महाराजा थे या उस समय के जो इंसान रहते थे उन्होंने कोई ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया, कॉइन्स जो राजा इस्तेमाल करते उससे उनके पास्ट के बारे में पता चलता है। ओके, इसके साथ साथ उनके ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, इनसे पता करना, आर्ट फैक्ट्स उसको हम बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन जो राजा महाराजा जो बहुत अपनी कोई गौरव गाथा लिखते थे तो मंदिरों में या पत्थरों में उनको गड़वा कर स्पेशल कारीगरी करके अपने जो भी उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है या ब्रेवरी या कोई युद्ध जीत किया तो उसके बारे में वो लिखवाते थे। इन सारी चीज़ों को जब आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं और उससे पता करते हैं, सारे सोर्सेस हमारे आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस माने जाते हैं। इसमें से एक रिसोर्सेस फॉसिल रिसोर्स भी होता है ना। ये बेसिकली रॉक के बीच में मिलते हैं जो कि पुराने जो भी समय के दौरान जो भी सामान मिलता है पुराना, कोई टूल हो गया वो भी उसमें फॉसिल में गिनाएगा। किसी इंसान जो कि मर गया हो, वो ज़मीन में दफन हो गया हो, उसका स्केलेटल या किसी एनिमल का स्केलेटल जो पुराने अवशेष हम कहते हैं, ये सब फॉसिल में आते हैं। इनको स्टडी करके आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि किस समय का है और कितना पुराना है और क्या मीनिंग हुआ करते थे पुराने समय में इन सारी चीज़ों की। ओके, अब हम पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज ऐसे सोर्सेज जो कि लिखित रूप में हमें मिले हैं। ओके, ये भी हमें कहीं ना कहीं किसी एक्सकेवेशन में ज़मीन की खुदाई करते हुए मिले हों या कहीं पुराने समय में कहीं किसी केव्स में मिले हों। तो इन सारी चीज़ों को स्टडी करके हमारे आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इसमें सबसे पहले जो रिसोर्स आते हैं हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स आते हैं लिटरेरी सोर्स में। ओके, अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स बच्चों क्या होते हैं, ये बेसिकली मोस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट्स में पाई गई हैं। ओके, जो कि संस्कृत, प्राकृत या फिर तमिल लैंग्वेज में पाई गई। मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती है ऐसी बुक जो कि पुराने समय में प्रिंट तो रहती नहीं थी, आजकल तो बुक्स हमें प्रिंटेड फॉर्म में मिलती हैं। पुराने समय में प्रिंटर तो था नहीं, तो जो भी स्कॉलर्स होते थे यानी कि जो बुद्धिजीवी लोग होते थे उनको जो भी कुछ लिखना होता था वो अपने हैंड से लिखते थे और बुक्स जो थे वो भी अपने हाथों से ही लिखा करते थे। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हम बोल सकते हैं पुराने समय में, एंशिएंट टाइम में जो हाथों से लिखी हुई बुक को हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। ओके, अब इसमें मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाता था, जो पाम लीव्स होती हैं। ओके, या फिर किसी पेड़ के जो स्किन होती है, छाल होती हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके उनके पेजेस बना के फिर लिखते थे। ओके, बाग्स होते हैं, बाग्स को हम बोलते हैं पेड़ की छाल। ओके, या तो पाम लीव्स पे लिखा जाता था या फिर जो पेड़ की छाल होती थी उनको अलग करके फिर उनको उसका पेज बनाकर फिर ये लोग जो हमारे स्कॉलर्स थे पुराने समय में वो फिर ये लिखते थे। इसके तो अब इन जो टेक्स्ट हमें मिले हैं या मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें मिली हैं, ये हमें बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि पुराने समय में इंसान की लाइफ कैसी थी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर फाउंड एवरीवेयर इंक्लूडिंग केव्स एंड एक्सकेवेशन साइट। जैसे मैंने बताया था मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें कहाँ से मिलती है, या तो गुफाओं में से, केव्स में से, या फिर जो एक्सकेवेशन करते हैं जहाँ पर वे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि शायद यहाँ पे इनहेबिटेंट्स रहा करते होंगे पुराने समय में, तो उस जगह को, उस पर्टिकुलर एरिया को खोदा जाता है, फिर वहाँ से हमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड अदर रिसोर्सेज पाई जाती हैं।
हालांकि इसमें से बहुत सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं वो ख़राब हो जाती है, बिकॉज हम ये बात समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं नेचुरल मटेरियल से बनी होंगी, तो इसमें या तो कीड़े पड़ जाते हैं, इंसेक्ट्स की वजह से इनमें कीड़े लग जाने से ये ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि नेचुरल चीज़ें जो कि डीके हो जाती होंगी, डीके हो जाने की वजह से ये ख़त्म हो जाती होंगी या बर्बाद हो जाती हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो टेम्पल्स या मोनास्ट्रीज़ में प्रिजर्व की रखी होती हैं वो आज भी मिल जाती हैं और वो सेफ भी रहती हैं, क्योंकि बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें बड़े बड़े टेम्पल्स से मिलेगी, जो हिस्टोरिक टेम्पल्स हैं वहाँ से मिली हैं, तो उनको हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने डेसिफर किया है। मोनास्ट्रीज बच्चों ये हम बौद्ध धर्म से ज़्यादा पढ़ते हैं कि जो बुद्ध धर्म होते हैं उन्होंने अपने जो मॉन्क्स होते थे, जो उनके रिलीजियस प्रीचर होते थे, जो उनको बुद्धिस्ट नॉर्म्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता था, जो कि लोगों को ज्ञान मतलब अबाउट बुद्धिस्ट धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करते थे, उनके धर्म के बारे में बताते थे। तो ऐसे मॉन्क जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे तो उनके रहने के लिए कोई ठिकाना रहता नहीं था, तो उनके रहने के लिए वहाँ के आसपास के लोग जो या फिर बड़े जो उस समय व्यापारी होते थे वो लोग इन मॉन्क्स के लिए एक ऐसे प्लेस बनाते थे जहाँ पर ये रुक कर ठहर सके। बाद में इनका नाम हमने मोनास्ट्रीज के तौर पे जाने जाते हैं। अब लिटरेरी सोर्सेज जो हमें मिलते हैं वो हमें दो तरीक़ों के मिलते हैं, एक तो रिलीजियस लिटरेचर होता है, ओके, और दूसरा होता है सेक्युलर रिलीजन। अब रिलीजियस लिटरेचर का मतलब क्या होता है बच्चों? रिलीजियस लिटरेचर यानी जो हमारे वेदास में, जो पुराण्स में जो हमारे बुक्स हैं, चाहे वो भगवद गीता हो गया या महाभारत हो गया, तो ये सारी जो लिटरेचर है ये रिलीजियस लिटरेचर में आती हैं, जिसमें हमारे वेदों का ज्ञान हो, जिसमें हमारे रिलीजन रिचुअल यानी कि हमें धर्म से रिलेटेड जो रीति रिवाज हैं, रिचुअल्स हैं, उसके बारे में जिसमें इंफॉर्मेशन हो कि कैसे उसमें डिटेल दे रखी हो कि कैसे प्रेयर परफॉर्म की जाती हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी जो बुक मिलती हैं इनको हम रिलीजियस लिटरेचर कहते हैं। दूसरा होता है सेक्युलर लिटरेचर। अब सेक्युलर लिटरेचर बेसिकली बहुत अलग होती है। ये ऐसी लिटरेचर, ऐसी बुक्स होती हैं जो कि किसी राजा के बारे में बताती हैं कि इस राजा ने कौन कौन से काम किए, या उस राजा की बायोग्राफी के बारे में बताती है कि उसने जब रूल किया तो उसने कौन कौन से काम करे, कौन कौन से उसने फैसले लिए, उसने कौन कौन से उसके ऐतिहासिक इवेंट थे उनको उन्होंने लिखा। जो उनके राज पोएट हुआ करते थे, जो उनके राज कवि हुआ करते थे, वो उनके लिए बिहाफ पर लिखते थे कि हम कोई भी राजा इसने ये वाला काम अच्छा करा है। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के बारे में जो लिखते हैं, जैसे लाइक चाणक्य की बुक है जो कि अर्थशास्त्र पर आधारित है, इकोनॉमी के बेसिस पे, तो उससे हमें उनके उस समय की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के बारे में जानना को मिलता है। फिर उसके बाद में मेडिसिनल प्रैक्टिस जो हमारे एंशियंट टाइम में चलती थी उनकी ऐसी बुक्स मिली हैं। तो इन सारे जो सेक्युलर लिटरेचर में बहुत सारी चीज़ें होती से कंबाइंड रहती है कि राजा के पूरे जीवन काल में उसने जो जो काम करे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना, कौन कौन से ऐतिहासिक इवेंट हुए थे उनको रिकॉर्ड करना, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के बारे में इंफॉर्मेशन होना, या मेडिसिन के बारे में, या उस समय पुराने समय में जो साइंटिफिक रिसर्च करते थे, या किसी ने कवि या कोई पोएट हुआ करता था तो वो अपनी जो कविताएं लिखता था उसको वो मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में लिखता था। तो ये सब चीज़ें जो हैं सेक्युलर लिटरेचर में आती हैं। और पुराने समय में जो प्लेज हुआ करते हैं ना, ड्रामा हुआ करते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में उसमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ये किसी भी रिलीजन के ऊपर बिलोंग नहीं करते हैं, किसी राजा जो मतलब जो भी सेक्युलर लिटरेचर किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं रहता। ये इसमें केवल हमें उस समय की पॉलिटिकल लाइफ है ना, पॉलिटिकल और सोशल लाइफ जो होती है कि उस समय जो राजनीतिक लाइफ कैसे थी, उसमें सोशल और इकोनॉमिक वहाँ का समाज कैसा था, क्या मान्यताएं थी, इकोनॉमिक लाइफ कि कैसे कमाते थे पुराने इंसान, क्या क्या काम करते थे, ऐसी ही एक जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हम बोल सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है हर्षचरित्र। ओके, हर्षवर्धन नाम के एक राजा थे। ओके, उनकी बायोग्राफी है जो कि उनके जो कवि थे बाणभट्ट उन्होंने लिखी थी। इसके साथ साथ जो चाणक्य जो थे उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में लिखा था, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं।
ओके उन्होंने अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक बुक लिखी थी, वो काफ़ी फेमस बुक है, जो कि उस पुराने समय में हमें एंशियंट टाइम में जब समय में क्या इकोनॉमिक कंडीशंस थी उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जैसे हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पीपल जो है बहुत सारे जो ट्रैवलर्स पीपल्स होते हैं वो क्यूरियोसिटीज़ में ट्रैवल करते थे, नई नई जगह जाना, वहाँ के बारे में देखना, फिर उनको लिखना। तो ऐसे ही कुछ ट्रैवलर्स थे जो कि इंडिया आए और यहाँ पे ट्रैवल किया और यहाँ के बारे में उन्होंने देखा और उनको अपने जो नोट्स थे उनमें उन्होंने लिखा। और ऐसे ही एक बुक जो है वो मेगास्थनीज है, जो कि ग्रीक एम्बेसडर जब मौर्यन एम्पायर था उस दौरान आए थे और यहाँ पे उन्होंने यहाँ की देखा कि यहाँ पे राजा कैसे शासन करता है, यहाँ के लोग क्या क्या काम करते हैं, कैसे अपने जीवन यापन करते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है। ओके, अब आपकी बुक में ऑन पेज नंबर 7 एक्टिविटी 5, ओके, उसमें 2 टाइप की आपको इमेजेस दिख रही हैं। एक इमेज जो है नीचे वाली इमेज है वो पीपल हु लिव्स इन सिटी, और एक इमेज आपको ट्राइबल कम्युनिटी के पीपल्स की जो कि अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है वहाँ के जो जंगल हैं वहाँ पर वो रहते हैं। दोनों की लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिख रहा है, उनके पहनावे में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। ओके, सबसे जो आपको दिख रहा होगा उसमें पहनावे में डिफरेंस है, इनकी हो सकता है इनकी लैंग्वेज बहुत अलग हो। ये आज भी पुराने समय के अनुसार आज भी अपनी लाइफ हंटर और गैदर के फॉर्म में ही जी रहे हैं। ओके, बिल्कुल जैसे लाइक पुराने समय में ये लोग हंटिंग, हमारे जो एंशिएंट पीपल्स जो थे हंटिंग करते थे, फिर इनको खाना अपना गैदर करते थे, आज भी वो उसी टाइप की लाइफ जी रहे हैं। ओके, जो कि ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ये ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है। वेर एज ऑन द अदर हैंड हमारी सिटीज़ में हमारे रहते हैं तो हमें बहुत अलग अलग डिफरेंस स्टाइल है। हमें जो फूड होता है वो सप्लाई हो जाती है, हम शॉप से बहुत इजीली उसको हम खरीद लेते हैं, फिर उसको हम अपने यूज़ में ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है या तो अपना बिजनेस करते हैं या अपनी खेती बाड़ी से रिलेटेड काम करते हैं या जॉब पर जाते हैं। सो ये डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी या सेक्शन ऑफ पीपल्स आज भी रिसाइड करते हैं। अब जो हिस्टोरियंस के लिए क्या सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है कि वो पुराने समय में जो सोसाइटी होती थी उनको स्टडी करने में उनको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, क्योंकि इसी से हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है। तो हिस्टोरियन जो है पुराने समय में कैसी सोसाइटी रहती थी, राजा का क्या काम रहता था, कि और फिर ये भी जानने की कोशिश करते कि ये जो हंटर्स थे, यानी कि जो हमारे एंसेस्टर जो पहले तो हंटर ही थे और फिर बाद में ये गैदरिंग करके सेटल हुए, तो फिर ये राजा कैसे बने, ओके, फिर ये ट्रेडर कैसे बने, इनको आर्टिस्ट कैसे बने, इनके बारे में जानना अच्छा लगता है। तो ऐसे बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन राजाओं के बारे में, कैसे वो बने। जैसे लाइक अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य वाला एम्पायर के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो चंद्रगुप्त इनिशियली कोई एक राजा नहीं थे, ओके, वो एक केवल सैनिक थे एक वहाँ की सेना के, लेकिन विद द हेल्प ऑफ चाणक्य वो एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा बने। सो कहीं ना कहीं जब हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है और हमें पता चलता है कि कोई भी राजा जो है वो कैसे उसने पूरे पोर्शन को रूल किया, क्या उसके फैसले थे, कौन कौन से उसने युद्ध लड़े, बैटल कौन कौन से उसने लड़े, ओके, ये सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा फोकस हमें जो अगर हम हिस्ट्री को जब पढ़ेंगे आगे जाके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ओके, हमें कॉमन पीपल के बारे में कोई ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं मिलेगी। जो फार्मर्स होते थे उनकी लाइफ कैसे रहती थी, इनके बारे में हमें बहुत ही कम ऐसे सोर्सेस मिल पाएंगे जिससे हम पता कर पाएंगे कि पहले के फार्मर्स क्या टेक्निक यूज़ करते थे या कैसे रहते थे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें केवल राजा और महाराजाओं के बारे में ही हिस्ट्री स्टडी करने को मिलती है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है, टॉपिक है व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ द डेट्स की इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, अब अगर हम डेट के बारे में बात करें, जब आप डेट लिखते हो पूरी, तो आप क्या उसमें मेंशन करते हो, सबसे पहले डे, फिर कौन सा मंथ और कौन सा साल चल रहा है। अब कुछ डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, फॉर एन एग्जांपल आपका बर्थडे, ओके, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट रहती है ना कि आपका बर्थडे। ठीक वैसे ही अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो ऐसे मोमेंट जहाँ पे कोई ऐतिहासिक मोमेंट रहा हो या ऐतिहासिक काम हुआ हो, वो डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ओके, अब जो हम
कैलेंडर फॉलो करते हैं वो हम जॉर्जियन कैलेंडर फॉलो करते हैं। जो हम इंग्लिश कैलेंडर जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली, वो हम जॉर्जियन कैलेंडर यूज़ करते हैं। इसमें जीसस के बर्थ जो है, जीसस क्राइस्ट जो कि क्रिश्चियन रिलीजन के गॉड हैं, उनके बर्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेट डिसाइड करने में। सो वो डिसाइड कैसे करते हैं कि जब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले जितनी भी जो डेट्स थी उनको बिफोर क्राइस्ट कहा जाता था, और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जितनी भी डेट होती थी उनको आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के तौर पे जाना जाता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर महात्मा गांधी जी का जन्म ईयर 1869 में हुआ था, इसका मतलब ये था कि महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 ईयर्स बाद हुआ जीसस क्राइस्ट के। ओके, तो इसलिए जो हमारे मोस्ट ऑफ द पीरियड जो अब चल रहा है, हमारा जो अभी टाइम जो चल रहा है, वो आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट वाले कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है। जो जीसस क्राइस्ट से पहले जो वाला जो कैलेंडर था उसमें बिफोर क्राइस्ट चलता था। अब एडी और बीसी में एक और डिफरेंस आता है। एडी जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में चलता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि जैसे लाइक अभी 2021 से तो अगले साल 2022 आएगा, फिर 2023 आएगा। बीसी बिल्कुल इसके अपोजिट चलता है। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है। 200 तो 199, 198। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बीसी में होते तो अभी 2021 चल रहा है तो हम 2020 में आते, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है। ओके, इनकी मीनिंग फुल फॉर्म जो है वो आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए। एडी का मतलब जो होता है वो हम लैटिन वर्ड से लेते हैं। ये पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को रेफर करता है। एडी वर्ड जो है वो लैटिन जो भाषा है उससे लिया गया है। एनो डोमिनो विच मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, वेयर लॉर्ड डिनोट्स क्राइस्ट। इसका मतलब, इस शब्द का मतलब, एनो डोमिनी का मतलब ये होता है वो वाला साल जिसमें जो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। ओके, इसके बाद जब हम राइटिंग लिखते हैं तो एडी इज़ फॉलोड बाय द ईयर, बट वेल स्पीकिंग इट फॉलोज द ईयर। जब हम लिखते हैं तो हम कहीं भी एडी नहीं लिखते हैं। ओके, वेयर एज द टर्म बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट एंड इंडिकेट द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और ये जो टर्म हम बीसी की जो टर्म यूज़ करेंगे आगे जाके, क्योंकि आगे जाके आपके बहुत सारे आपको ऐसे डेट्स याद करनी पड़ेंगी, तो वहाँ पे आप बीसी और एडी में कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है। तो बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के जो पीरियड हैं उसमें उस दौर का ये टाइम है। आजकल मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में बीसी को बीसीई के तौर पे भी जाना जाता है। ओके, और एडी को सीई के तौर पे जाना जाता है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, और सीई का जो कॉमन एरा जिसमें हम जी रहे हैं। इन इंडिया दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग बिगैन अबाउट 200 ईयर्स एगो। भारत में इस फॉर्म ऑफ डेट जो आज हम यूज़ कर रहे हैं या जो हम जॉर्जियन कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं, इसकी शुरुआत 200 साल पहले हुई थी जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे। ओके, बिफोर प्रेजेंट और बीपी इज ऑल्सो यूज इन प्लेस ऑफ बीसी और बीसी। कई प्लेसेस में बीपी वर्ड भी यूज़ किया जाता है बिफोर प्रेजेंट। ओके, जो कि बीसी या बीसीई के अल्टरनेट में यूज़ किया जाता है। Date can be used to create timeline. It is a scale where events are placed according to the year they occurred in timeline. Okay, डेट्स को हम एज अ टाइमलाइन के तौर पे हम यूज़ करते हैं कि हम उसमें ये रेफर करते हैं कि ये वाले इवेंट इस पर्टिकुलर ईयर में हुए हैं और इन जगहों में हुए हैं। टाइमलाइन जो होते हैं वो हमें काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि अगर हम ये नोट नहीं कर पाते कि किस डेट में क्या हुआ, तो जितना भी जो हमारी जो हिस्ट्री है हम उसको केवल अंदाज से ही बता पाते हैं। ओके, जैसे लाइक बहुत सारी हिस्ट्री है, लाइक चंद्रगुप्त मौर्य का एरा है, तो अगर हमें एग्जैक्टली पता है कि 320 बीसी के आसपास मौर्य डायनेस्टी सिचुएट करती थी, यानी कि राज करती थी, पर लेकिन अगर हमारे पास ये एग्जैक्ट डेट या एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं होती तो हम केवल अंदाज से हम ये बता पाते हैं कि आज से करीबन 2500 साल पहले या 2000 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। पर लेकिन सिंस हमारे से परफेक्ट टाइमलाइन है, डेट्स हैं, इसकी वजह से हम बहुत इजीली हम किसी पर्टिकुलर टाइम का नाम लेके और उस डेट या उस ईयर का पता करके हम इजीली हम हमारे हिस्ट्री को याद कर सकते हैं। ओके, इसमें और कुछ ऐसा आपको कुछ खास नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको थोरोली नहीं समझा है रीड करके। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।